तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम कवर करेंगे यूनिट 4 ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। तो देख लेते हैं पहले कि वेब टेक्नोलॉजी में यूनिट 4 में है क्या-क्या चीज़ें। तो हमारे पास है ईजेबी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। बहुत ज़्यादा रिपीटेडली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नोड.जेएस और मोंगोडीबी, और मोंगोडीबी का एक कोड वाला क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं आने के। सो प्लीज लास्ट तक बने रहें ताकि आप एक भी सिंगल चीज मिस ना करें। और नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आई विल बी प्रोवाइडिंग दीज नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन, तो बस आप अच्छे से समझ लीजिए इन चीजों को। एक बार समझ आ जाएगा, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी, गो थ्रू करो। और पूरा एकीटीयू के हिसाब से आपकी सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, सो आपको किसी एक्स्ट्रा रिसोर्स पे जाने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई, टाइम वाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम जाते हैं सीधे अपनी यूनिट पर। पहला टॉपिक है हमारा जावा बीन। जावा बीन होता क्या है? तो जावा बीन हमारा एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि जावा के अंदर लिखा गया है, और वो फॉलो करता है कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशंस। तो इसका मतलब क्या है कि एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है। रीयूजेबल से आप लोग क्या समझते हो? रीयूजेबल मतलब जिस चीज को हम बार बार रीयूज कर सके, मतलब यूज कर सके, एक चीज को कई बार यूज करें। तो अपने हम प्रोग्राम में, अपनी वेबसाइट में अगर कोई जावा का कोड बार बार यूज करते हैं, तो हम उसे उसका एक प्रॉपर बीन बना लेते हैं। तो उसे ही हम एक सॉफ्टवेयर है जो कि रियूजेबल कंपोनेंट है, मतलब बार बार ये यूज होता है कुछ स्पेसिफिक कन्वेंशंस के लिए। तो बेसिक इसका पर्पस क्या होता है? एनकैप्सुलेशन इसका बेसिक पर्पस है। एनकैप्सुलेशन, अब एनकैप्सुलेशन क्या होता है? मतलब दो अलग अलग कोड को रैप अप करना। एनकैप्सुलेशन को हम समझते हैं कैप्सूल से। तो कैप्सूल में क्या होता है? दो पोर्शन होते हैं, एक इधर वाला पोर्शन, एक इधर वाला पोर्शन। तो अलग अलग पोर्शन होते हैं, उनके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर अलग अलग कलर्स होते हैं दोनों पोर्शन के, थोड़ा सा वेरिएशन तो होता ही है। सो दो चीजें एक साथ रैप अप होके एक चीज बना रही हैं, दैट इज नोन एज योर एनकैप्सुलेशन। तो ये मेनली हमारे एनकैप्सुलेशन में यूज होता है, और इजिली हम इसे अलग अलग प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो Java program, the Java bean is a Java class that has a private properties। तो हमारी Java bean क्या है? इसके अंदर एक प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब हमारी जितनी भी चीजें हैं वो प्राइवेट रह सकती हैं अगर हम किसी को पब्लिसाइज ना करें। फॉर एग्जाम्पल और बैंक डिटेल्स। और इसमें होता है गेटर और सेटर मेथड। तो गेटर और सेटर मेथड के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे अभी आगे। एंड इट कंटेन्स अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो मतलब एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, और हमेशा हमारा जावा बीन जो है वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए। देन इट शुड बी सीरियलाइजेबल। तो व्हाई यूज जावा बीन? अब जावा बीन को यूज क्यों करते हैं हम? पहली चीज तो ये एनकैप्सुलेशन को प्रमोट करता है, डेटा हिंडिंग को प्रमोट करता है। और ये एक रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसे हम विजुअली मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने बिल्डिंग बिल्डिंग टूल्स में। मतलब बार बार हम इसे रीयूज कर सकते हैं किसी भी टूल के अंदर। और इसका प्राइमरी गोल होता है वोरा। वोरा का मतलब क्या है? राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब एक बार अपने कोड को लिखो और इसे कहीं भी रन कर दो। आप इस कोड को रीयूजेबल है तो उसका ये मतलब नहीं है कहीं और यूज कर रहे हो वहां पर रन ही नहीं हो रहा हमारा कोड। सो दिस इज राइट वन एंड रन एनीवेयर। आप कहीं भी अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाइज डेटा ट्रांसफर इन अ वेब ऐप। व्हाट डज दिस डू? जो भी हमारे डेटा होता है उसे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, इजीली मैनेज होता है। फ्रेमवर्क्स के थ्रू बहुत इजीली हम इसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, जेएसएफ हो गया, हाइबरनेट हो गया। नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जावा की? हमारी प्रॉपर्टीज हमारी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स ऑफ बीन दैट आर रेफरेंस्ड बाय नेम। प्रॉपर्टीज कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं हमारी जावा बीन की जिन्हें हम नेम के साथ रेफर करते हैं। और the method of a bean are just the Java method exposed by class that implements the bean। इसका मतलब क्या है? जो methods हैं bean के, वो just हमारे Java के methods होते हैं which are being exposed by the class that implements the bean। Events are the mechanism used by one component to send notification to another। तो events क्या है? हमारा कोई भी action perform हो रहा है तो एक mechanism है जिसकी हेल्प से हम नोटिफिकेशन को सेंड करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो अब हमने जावा बीन पढ़ा, तो इसका एक बेसिक सा कोड देखेंगे, जल्दी से गो थ्रू करते हैं। तो पहले हमने अपनी सीरियलाइजेबल वाली पैकेज जो है इंपोर्ट कर दिया। तो इंपोर्ट जावा डॉट सीरियलाइजेबल। आफ्टर दैट हम बनाएंगे क्लास। अब हमने बना दिया क्लास, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। अब स्टूडेंट में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सीरियलाइजेबल। तो अब हमारी जो सीरियलाइजेबल की
प्रॉपर्टीज थी वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं इस क्लास में। अब हमने पहली लाइन क्या पढ़ी थी जावा बीन के अंदर कि हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर प्राइवेट होती हैं। तो व्हाट डज इट डू, हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो प्राइवेट है, तो हमने नाम बनाया प्राइवेट, एज बनाई हमने प्राइवेट, और उसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, तो हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बना देंगे। स्टूडेंट के नाम से आपने क्लास बनाई है तो कंस्ट्रक्टर भी आपको उसी नेम से बनाना होगा। तो पब्लिक स्टूडेंट एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, मतलब ब्रैकेट के अंदर हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, गेटर और सेटर मेथड लगाएंगे। गेटर और सेटर मेथड कैसे लगाते हैं हम, पहले गेटर मेथड हमारा यूज होता है अगर कोई भी चीज हमें लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमें नाम लेना है, यहाँ पर हमने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज पास करी थी कि भाई हमें स्ट्रिंग नाम जो होना चाहिए वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, एज जो होगी हमारी नंबर्स में होगी। तो यहाँ पर हम मांग रहे हैं कि नाम क्या है, तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम रिटर्न नेम, तो यहाँ पर वो नेम हमारा रिटर्न हो जाएगा। देन आफ्टर दैट नेम रिटर्न होने के बाद गेट में क्या करेगा, वो उन चीजों को रीड करेगा, नाम को रीड करेगा। सेट नेम में क्या करेगा, यहाँ पर नाम को लिख देगा, मतलब दिस इज यूज्ड फॉर रीडिंग पर्पसेस, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। पब्लिक इंट गेट एज, अब नेम तो हो गया, उसके बाद हमने एज भी बोला था तो हमें एज भी चाहिए, एज भी दो, फिर हमारी एज को भी सेट करो। तो यहाँ पर सेटर मेथड हमारा क्यों यूज होता है, किसी चीज को सेट करने के लिए, या फिर अगर कोई भी हमारी वैल्यू है तो हम उसे अपडेट कर सकते हैं। गेटर मेथड हमारा किस लिए यूज होता है, ये हमारा रीड करने के लिए या फिर कोई भी वैल्यू को हमें एक्सेस करना है उसके लिए यूज होता है। ये दोनों के दोनों हमारे वॉइड रिटर्न टाइप जो होता है इन दोनों का ही वॉइड होता है, और ये दोनों ही हमारे पब्लिक होते हैं नेचर में। योर गेटर मेथड आल्सो एंड योर सेटर मेथड आल्सो, बोथ आर पब्लिक इन नेचर। वी कैन नॉट मेक देम प्राइवेट, वी कैन ओनली मेक आर specific properties private, so getter and setter method are always public. Creating a Java bean. अब how we create a Java bean? वेरी फर्स्ट वन स्टेप वी हैव स्टडीड कि पहले हमें कोई भी पैकेज हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो जिस पैकेज का भी हम बीन बना रहे हैं पैकेज को इम्प्लीमेंट करो। आफ्टर दैट एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करो। प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हमें पास करना है एक, या फिर डिक्लेयर करना है एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। आफ्टर वी हैव डिक्लेयर्ड द नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर वी हैव टू डिक्लेयर आर गेटर एंड सेटर मेथड। तो हम गेटर सेटर मेथड लगा देंगे तो हमारी एक जावा बीन बन जाएगी। नाउ जावा बीन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो इट इज अ नेम फीचर दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये जावा बीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक नेम फीचर होता है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं यूजर के ऑब्जेक्ट से भी। तो प्रॉपर्टी हमारी कुछ भी हो सकती है, रीड भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, सिर्फ रीड ओनली भी हो सकता है, राइट ओनली भी हो सकता है, रीड राइट एक साथ भी हो सकता है। तो हमारे पास बेसिकली दो मेन प्रॉपर्टीज आती हैं, गेट प्रॉपर्टी और सेट प्रॉपर्टी। दोनों के बारे में अभी हमने पीछे कोड से भी पढ़ा है, कोड का एग्जाम्पल भी देखा है। तो गेट प्रॉपर्टी को हम एक्सेसर भी बोलते हैं और सेट प्रॉपर्टी को हम म्यूटेटर भी बोलते हैं। आफ्टर दैट जावा बीन की प्रॉपर्टीज के कुछ टाइप्स भी होते हैं। तो पहला है हमारा सिंपल प्रॉपर्टी। सिंपल प्रॉपर्टी क्या होता है, एक बहुत ही सिंगल वैल्यू है हमारी, मतलब कोई भी एक सिंगल वैल्यू हम डाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल योर नेम एज, तो हम लिखेंगे नेम हमारा किस चीज में होगा, इंट में, एज हमारा किस चीज में होगा, स्ट्रिंग में। तो हम कोई भी एक वैल्यू के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। आफ्टर दैट इंडेक्स्ड वैल्यू। इंडेक्स्ड वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा एरे या फिर लिस्ट। तो इंडेक्स्ड वैल्यू हम यूज करते हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम एरेज और लिस्ट में। आफ्टर दैट योर बाउंड प्रॉपर्टी। बाउंड प्रॉपर्टी क्या करती है, नोटिफाई कर देती है रजिस्टर्ड लिसनर को जब भी उन्हें वैल्यू को चेंज करना होता है, और ऑफन ये हमारी जीयूआई कंपोनेंट्स में यूज होती है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टी। अब कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टी क्या करेगा, ये तभी चेंज होगी, जो बाउंड प्रॉपर्टी है तो हमारी चेंज हो जाएगी, नोटिफिकेशन चली जाएगी यूजर के पास जैसे ही हमने वैल्यू को चेंज करी। लेकिन हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट प्रॉपर्टी है वो हमारी तभी चेंज होगी जब सारे रजिस्टर्ड लिसनर उसे अप्रूव करेंगे। बिना सारे रजिस्टर्ड लिसनर के अप्रूवल के ये प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो वेयर इट इज यूज्ड, हम इसे यूज करते हैं जहां भी हमें वैलिडेशन की जरूरत होती है। सो wherever we need the validation we use this property. After that advantages of java bean। अब java bean के advantage क्या है कि reusable component है, डेटा को encapsulate कर सकते हैं हम। आफ्टर दैट बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है, हमें ज़्यादा एक्सटर्नल इंटरनल चेंजेस भी अगर हमें करने हैं तो हम बिना किसी एक्सटर्नल चेंज करे उस पर कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कहीं भी हम इसे लिख सकते हैं, वोरा को ये अकम्प्लिश करता है।
देन डिजाइन टूल सपोर्ट, मतलब इट इज विजुअली मैनिपुलेटेड एंड आईडीज, मतलब बहुत सारे टूल्स को सपोर्ट करता है और विजुअली मैनिपुलेट हुआ है आईडीज में। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि फंक्शनैलिटी थोड़ी सी लिमिटेड है। कोई भी ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी, कोई भी मतलब नो ऑटोमेशन प्रॉपर्टी चेंज नोटिफिकेशन, अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करी तो उसका कोई ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन नहीं आता है। और थ्रेड सेफ्टी भी नहीं है, डिपेंडेंट है हमारा जावा के प्लेटफॉर्म पर। तो इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। लाइफ साइकिल में कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास, तो उनके बारे में हम डिटेल में जाएंगे। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ दैट। आप अपने एकेटीयू पर्पसेस में फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं एग्जाम्स में। Now the very first step of your life cycle is इंस्टांटिएशन। इंस्टांटिएशन का मतलब क्या है? ये हमारा एक कंटेनर है या फिर एप्लीकेशन है जहाँ पर हम एक नया इंस्टांस बना रहे हैं जावा बीन के लिए। तो जो हमारा जावा बीन है हम उसके लिए एक नया इंस्टांस बनाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं इसे? पहले तो हम लिखेंगे, हम फॉर एग्जांपल हमें कोई स्टूडेंट का नया इंस्टांस बनाना है। स्टूडेंट क्लास हमने पीछे एक एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर उसी का एक नया इंस्टांस बनाते हैं। तो स्टूडेंट बीन, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीन। अब ऐसा नहीं है कि हर बार हम हर चीज के लिए नया इंस्टांस ही बना रहे हैं। हम जावा बीन एक रियूजेबल कंपोनेंट है, तो हम उसे बार बार भी रीयूज करेंगे। तो मतलब कोई प्रीवियसली सेव्ड हमें यूज करना है या फिर हमें डीसीरियलाइजेबल की हेल्प से कोई पुरानी चीज चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम इन इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। देन उसके अंदर अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, जो भी हमारी फाइल है। वरना तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट बीन स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट बीन इन डॉट रीड ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट को रीड करा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हमें कोई प्रीवियसली सेव फाइल चाहिए तो पहले तो हम उसे कमांड देंगे। कमांड देने के बाद फिर से उसका एक नया मतलब एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो यहाँ पर न्यू तो लिखना ही पड़ेगा हमें। उसके अंदर जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है उसके अंदर हम पास करेंगे कि हमें जो भी फाइल चाहिए उस फाइल का नाम मेंशन करेंगे और उस फाइल को एक बार कॉल कर देंगे। सेकेंड स्टेप इज योर इनिशियलाइजेशन। आपने इंस्टांस करा, उसका नया एक इंस्टांस बना दिया, अब इनिशियलाइज करेंगे। तो मतलब आफ्टर क्रिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ जावा बीन हैज इनिशियलाइज्ड। अब हमारी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? अपने गेटर और सेटर मेथड लगाएंगे। जो भी चीज हमें अगर कुछ रीड करना है तो गेटर मेथड लगा देंगे, कुछ चीज सेट करनी है तो यहाँ पर हम अपना सेटर मेथड लगाएंगे। यहाँ पर वो एक प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज हो चुका है, हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यूजेज, मतलब अब काम शुरू कर दिया है तो जावा बीन को हम अब यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जो हमारा तो ये परफॉर्म करेगा जितनी भी फंक्शनैलिटीज है, जैसे कि कोई कैलकुलेशन है, डेटाबेस से हमें कोई इंटरेक्शन करना है, क्लाइंट सर्वर के बीच में टॉक चल रही है, सर्वर को कोई इंटरेक्शन करना है डेटाबेस से, तो इट विल बी हेल्पफुल इन दैट ऑल्सो। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस। अब परसिस्टेंस क्या होता है कि बीन को हम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बीन बनाया, उसका इंस्टांस बनाया, उसमें कुछ चीजें इनिशियलाइज करी, उसमें कुछ फंक्शनैलिटीज डाली, उसने कुछ हेल्प करा हमारे को किसी कोड वोड में। तो बाद में हमें अगर वो कोड चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसे स्टोर कर लेंगे। तो हम इस डेटा को यहाँ पर सेव करते हैं ताकि हम बाद में भी इसे यूज कर सके। आफ्टर दैट डिस्ट्रक्शन, मतलब जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये हमारा वैसे तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब हम रीयूज कर सकते हैं इसे, लेकिन हमारी जो जेवीएम गार्बेज कलेक्टर रिक्लेम द मेमोरी ऑटोमेटिकली। हाँ, तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये डिस्ट्रॉय हो जाता है जो भी बीन हमने बनाया है। और जावा वर्चुअल मशीन का जो गार्बेज कलेक्टर है वो उसे रिक्लेम कर लेता है मेमोरी से ऑटोमेटिकली। तो नो एक्सप्लिसिट एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो कोई एक्सप्लिसिट एक्शन नहीं चाहिए होता हमें क्लीन अप के लिए। हम क्या डायरेक्ट कमांड दे देंगे कि स्टूडेंट को हम नल कर देंगे, वरना स्टूडेंट डॉट जीसी, जीसी का मतलब क्या है? गार्बेज कलेक्टर। सो नाउ ईजेबी। अब ईजेबी क्या होता है? ईजेबी इज एंटरप्राइज जावा बीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईजेबी होता है हमारा एंटरप्राइज जावा बीन। और ये हमारा इसकी स्पेसिफिकेशन हमारे को दी थी सन माइक्रो सिस्टम ने। किस लिए? ताकि हम एक सिक्योर्ड, रॉबस्ट और स्केलेबल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस को बना पाए। बेसिकली ये हमारा एक सर्वर साइड कंपोनेंट है, तो इसका मेन पर्पस यही था कि हम एक सिक्योर वेबसाइट बना सके। मतलब हमारी जो एप्लीकेशंस है उनमें सिक्योरिटी का इश्यूज आता है। एप्लीकेशन तो सब लोग बना लेते हैं, मेन फंडा वहां पर सिक्योरिटी का आता है। इतना ज़्यादा हम अपने इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फंडा हमारा सिक्योरिटी का आता है। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस यही है, सिक्योरिटी। तो एक सर्वर साइड का कंपोनेंट है जो कि लार्ज लार्ज स्केल एप्लीकेशंस को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है।
तो इस ये क्या-क्या चीज़ें परफ़ॉर्म करता है? लाइफ़ साइकिल को देखता है, सिक्योरिटी देखता है, ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट और ऑब्जेक्ट पूलिंग। So it is managed reusable component that runs inside the EJB container or an application server providing services like कैसी-कैसी सर्विसेज हमें देता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, सिक्योरिटी देता है, रिमोट एक्सेस देता है, कंकरेंसी, परसिस्टेंस। अब व्हाई टू यूज एंटरप्राइज जावा बीन? वैसे तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं बट स्टिल आपको एग्जाम्स में थोड़ा एक्सपैंड करके लिख के आना है तो नेक्स्ट टॉपिक आप इसमें सब पॉइंट बना सकते हैं कि व्हाई टू यूज एंटरप्राइज जावा बीन। द वेरी फर्स्ट थिंग इज हमें चाहिए होती है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कि आपको जब ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट चाहिए आप एंटरप्राइज जावा ईजेबी का यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट चाहिए तो ईजेबी का यूज कर लो। एप्लीकेशन हमारी डिस्टर्ब हो रही है, हमारी स्केलेबिलिटी या फिर हमें लोड बैलेंसिंग चाहिए, हमारा डेटा सिंक्रोनस नहीं है, हमें एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग चाहिए। देन व्हेन यू नीड इंटीग्रेशन विद डेटाबेस, जब आपको अपने डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करना हो देन आल्सो यू कैन यूज ईजेबी। एंड व्हेन यू नीड हाई रिलायबिलिटी, मतलब जब आपको बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी की जरूरत हो। सो नाउ ईजेबी आर्किटेक्चर, ईजेबी आर्किटेक्चर में पहला पॉइंट आता है हमारा ईजेबी का सर्वर। अब ईजेबी का सर्वर क्या करता है, यहाँ पर ये हमारा एक एप्लीकेशन सर्वर होता है जहां पर हमारे ईजेबी के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिप्लॉय होते हैं, सारे कंपोनेंट्स हमारे इसमें डिप्लॉय हो जाएंगे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को। तो इसका पर्पस क्या है कि यहाँ पर ईजेबी के कंपोनेंट्स हमारे डिप्लॉय हो गए हैं और हमारे को एक मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरवर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग। ईजेबी कंटेनर क्या होता है, ये एक इंटरमीडिएट है हमारा ईजेबी और सर्वर के बीच। जो हमारा ईजेबी है और एक सर्वर के बीच में एक हमारे पास इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट को हम बोल रहे हैं कंटेनर। तो अगर ये हमारा सर्वर है, ये हमारा ईजेबी है, तो ये हमारा क्या है, कंटेनर है, ईजेबी कंटेनर। ओके, तो इसका काम क्या है, ये हमारे पहले बीन को बनाएगा, डिस्ट्रॉय करेगा, सारी ट्रांजैक्शंस को देखेगा, सिक्योरिटीज को देखेगा, ऑथराइजेशन करेगा, रिमोट एक्सेस और रिमोट मेथड इन्वोकेशन, थ्रेड्स देखेगा कि भाई इसमें थ्रेड सेफ्टी है, रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, इसमें क्या क्या चीजें हैं। आफ्टर दैट एंटरप्राइज बीन्स। अब एंटरप्राइज बीन्स क्या होता है, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। अब ये हमारी होती हैं तीन तरह की। तीन तरह की कौन कौन सी बीन्स होती हैं हमारी, वो भी देख लेते हैं। पहला आता है हमारे पास सेशन बीन, एंटिटी बीन, मैसेज ड्राइवन बीन। अब इन्हें हम थोड़े आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे, तो जब भी हमारा ये आर्किटेक्चर आए तो आपको पहले सर्वर एक्सप्लेन करना है, ईजेबी का सर्वर क्या होता है। ईजेबी के सर्वर के बाद हमारा कंटेनर आता है, कंटेनर के बाद हमारा आता है एंटरप्राइज बीन्स। अब बीन्स भी तीन तरह के होते हैं। आफ्टर दैट पहुंचता है हमारे क्लाइंट पर। क्लाइंट क्या है, हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो कि एक्सेस कर रहा है ईजेबी को। हम एक क्लाइंट है, हम सर्वर को रिक्वेस्ट वगैरह भेजते, सारे काम वो करते, तो हम फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेंट हैं जो कि एक्सेस कर रहे हैं ईजेबी को, जैसे कि वेब क्लाइंट हो गया, जावा एप्लीकेशन हो गया, या फिर कोई मोबाइल ऐप हो गया। तो क्लाइंट क्या करता है, कम्युनिकेट करता है ईजेबी से, किसके थ्रू, या तो लोकल इंटरफेरेंस के थ्रू या फिर किसी रिमोट के थ्रू। एडवांटेजेस क्या है हमारी ईजेबी की, सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट, तो जो हमारा डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, सारी ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक हो जाती है, सिक्योरिटी मैनेज अच्छा आसानी से हो जाती है, बहुत ज्यादा स्केलेबल होती हैं चीजें, इंटीग्रेट कर सकते हैं हम डेटाबेस के साथ। आफ्टर दैट अब डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस तो देख लिए भाई, डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं इसके क्या क्या चीजें हैं कि ये सुइटेबल नहीं है। अब लार्ज एप्लीकेशंस के लिए हमने पढ़ा था, बेसिकली बनाया ही ये लार्ज एप्लीकेशन के लिए गया है, तो स्मॉल एप्लीकेशन के लिए तो सुइटेबल है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स सेटअप है, अब इतनी बड़ी एप्लीकेशंस को हैंडल कर रहे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स तो होगा इसका सेटअप। डीबगिंग बहुत डिफिकल्ट है, डिपेंडेंट होता है एप्लीकेशन सर्वर्स पर। ईजेबी कंपोनेंट्स टाइप, अब हमने पीछे पढ़ा था, हमारे कुछ टाइप्स थे ईजेबी के, तो वही टाइप्स हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। पहला आता है हमारा स्टेटफुल सेशन बीन। स्टेटफुल सेशन बीन क्या करता है, ये हमारी मैनेज करता है सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को या फिर टास्क को जिसमें हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट है। अब इसे समझते हैं हम आसान भाषा भाषा में। तो आसान भाषा में अगर बोला जाए तो आप सभी लोग ज़ेप्टो यूज़ करते होंगे या फिर कोई भी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स किसी चीज़ को खरीदने के लिए तो यूज़ करते ही होंगे।
आपको कुछ चीज़ मँगानी है, तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 चीज़ें एक साथ मँगानी है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ पर क्लिक करते हैं, आइटम्स को क्लिक करते हैं और आइटम्स को क्लिक करते-करते आपका सारा आइटम कहाँ स्टोर होता है कि भाई हमें ये भी चाहिए +1 ये वाली चीज़ भी चाहिए, ये वाली सब्ज़ी भी चाहिए, ये वाली चिप्स भी चाहिए, ये वाली फ्रूट्स भी चाहिए। सो आप जितने भी आइटम्स को ऐड करते हो, जब तक आप परचेज़ नहीं करते, वो आइटम्स कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं हमारे कार्ट में। कहाँ जाते हैं? हमारे शॉपिंग कार्ट में जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी शॉपिंग कार्ट में गई हुई होती हैं, अगर उसपे हम क्लिक जब तक ना करें, जब तक वहाँ पर बाय नाउ मतलब अपनी पेमेंट करके वहाँ पर ऑर्डर कन्फर्म ना करें, तब तक हमारी चीज़ें स्टोर है। तो इट इज़ लाइक आप किसी मॉल में गए, आपने एक बास्केट ली, बास्केट में अपना सारा सामान भरा, तो वहाँ पर हमारा सारा डेटा कलेक्ट हुआ उस बास्केट में। तो स्टेटफुल सेशन बीन भी हमारे उस एक बास्केट की तरह है, जहाँ पर हमारा सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, जब तक हम एक यूज़र एनकाउंटर नहीं कर देता कि हाँ, हमने यूज़ कर लिया, यूज़र उसे डिस्ट्रॉय खुद से आके नहीं कर लेता। तो यहाँ पर डेटा हमारा एक्यूमुलेट होता है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक से ज़्यादा मेथड कॉल यहाँ पर चाहिए होती है और रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मतलब अब शॉपिंग कार्ट का ही एग्ज़ाम्पल चल रहा था, तो अब हमने परचेज़ कर लिया आइटम, अभी तक तो हम इसे यूज़ कर रहे थे, अपने आइटम्स को भरे जा रहे थे। एक बार हमने ऑर्डर कन्फर्म कर लिया, शॉपिंग कार्ट क्लियर हो गया। तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो एक और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सेशन बीन माइट मैनेज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ एयरलाइन रिजर्वेशन। तो सेशन बीन को कैसे हम बता सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एन एयरलाइन रिजर्वेशन। तो दे टिपिकली स्टोर सेशन स्टेट इन्फॉर्मेशन एंड क्लास इंस्टेंस डेटा। तो ये क्या करते हैं, हमारी जितनी भी सेशन की स्टेट्स होती हैं उसे क्लास इंस्टेंस डेटा में स्टोर करके रखते हैं। और क्या हमारा जो सर्वर है, अगर वो क्रैश हो गया, तो मतलब अगर जो भी हमारा सर्वर है वो क्रैश हो गया, तो हमारी चीज़ें सर्वाइव नहीं करेंगी, अनटिल एंड अनलेस वो एक क्लस्टर के अंदर रन कर रहे हैं। मतलब अगर वो चीज़ें क्लस्टर में और वहाँ पर कोई उसके बाद कोई क्रैश हुआ है, तो वो चीज़ें हमारी सर्वाइव कर जाएँगी। बट अगर वो क्लस्टर में नहीं है और वो वहाँ पर सर्वर पर आ गया है कोई क्रैश, तो देन आवर डेटा विल नॉट बी सर्वाइव एनीमोर। So after that, there is an affinity between an instance of an client from the time to the client's creation to the instance until this is destroyed by the client or the server. मतलब कि एक affinity होती है, हमने अपना प्रोडक्ट डाला जब तक जो हमारा क्लाइंट है या फिर जो भी हमारा सर्वर है, फॉर एग्जांपल हम किसी सर्वर का रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं, उसे भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं स्टेटफुल सेशन बिन का। तो जब तक सर्वर हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम वेट कर रहे हैं, तब तक हमारा जो टाइम आउट है वो एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक हमारी स्टेटफुल सेशन बीन की स्टेट रहती है। तो एक एफिनिटी बनी रहती है क्लाइंट या सर्वर के बीच में, या फिर हमारा सर्वर या फिर डेटा के बीच में, किसी भी चीज़ के बीच में हम बोल सकते हैं। तो आफ्टर दैट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर एक इंटरफ़ेस है और यहाँ पर ईजेबी का सर्वर है। तो यहाँ पर एक एफिनिटी वाली स्टेट बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी हमारे पास। आफ्टर दैट वी हैव स्टेटलेस सेशन बीन। अब स्टेटलेस सेशन बीन क्या होता है हमारा? स्टेटलेस सेशन बीन हमारा मैनेज करता है सारे टास्क को जिनमें दे डू नॉट रिक्वायर द कीपिंग ऑफ क्लाइंट सेशन डेटा। मतलब स्टेटफुल में तो हमें डेटा को रखना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें डेटा को नहीं रखना पड़ता। मतलब बार-बार हमें डेटा रहता है, ऐसी बात नहीं है डेटा नहीं रहता, लेकिन वहाँ पर हम एक-एक चीज़ के लिए मेथड को कॉल कर रहे थे, बट यहाँ पर हमें वो चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मेथड इन्वोकेशन डू नॉट डिपेंड ऑन डेटा स्टोर्ड बाय प्रीवियस मेथड। तो मतलब अब का जो मेथड है वो प्रीवियसली स्टोर्ड डेटा पर डिपेंड ही नहीं करता है, कोई एफिनिटी भी नहीं होती है उस चक्कर में। तो अगर क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो डिफरेंट जितने भी अलग-अलग इंस्टांसेस हैं सेम कंपोनेंट के, वो आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेटफुल सेशन बीन्स जो होते हैं वो हमारे पूल्ड अप होते हैं सर्वर से और इम्प्रूव करते हैं पूरी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को। तो मतलब हमारी यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं स्टेटलेस में, सारी की सारी पूल्ड अप हैं। आफ्टर दैट एंटिटी बीन्स। अब एंटिटी बीन्स क्या होता है, ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए यूज होते हैं। ये वाले जो भी हमारे बीन्स होते हैं, ये बिजनेस कॉन्सेप्ट के लिए यूज होते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स में यूज होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, मतलब हम एक एयरप्लेन फ्लाइट में, और हमें अपनी फ्लाइट शेड्यूल करनी है, तो मतलब हमें एक सीट बुक करनी है अपनी। तो फॉर दैट इट इज यूज्ड एंटिटी बीन्स। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ईच इंस्टांस रिप्रेजेंट अ रो इन अ पर्सिस्टेंट डेटाबेस रिलेशन सच। तो यहाँ पर जितने भी हमारे इंस्टांसेस होते हैं वो एक प्रॉपर डेटाबेस का रिलेशन दिखाते हैं, जैसे कि टेबल्स, रोज, पूरी एक क्वेरी बनाते हैं, हमारी पूरे डेटाबेस की एक क्वेरी बनती है। आफ्टर दैट तो
Bean has a primary key that corresponds to the database relation key and is represented by the Java data type or a class. तो Bean के पास एक प्राइमरी की होती है जो कि हमारे डेटाबेस के साथ एक रिलेशन रखती है। उसके बाद आता है हमारा सिंगलटन सेशन बीन। अब सिंगलटन सेशन बीन क्या होता है? मतलब एक इंस्टांस के लिए ही ये यूज़ होती है, तो ज़्यादातर हम इसे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन हमारी एक ही होती है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन तो नहीं होती है। क अगर कोई एक ऐप है तो हम उसी के ऊपर उसके अंदर ही हमारी सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक किसी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो डिफरेंस देख लेते हैं ईजेबी और जेबी में। ईजेबी क्या है कि इट इज नॉट विजिबल बिकॉज इट रन्स ऑन अ रिमोट एज अ रिमोट, तो ये विजिबल नहीं होता क्योंकि एक रिमोट की तरह रन करता है। और जेबी जो होता है वो हमारा विजिबल होता है। ईजेबी हमारा एग्जीक्यूट करता है सर्वर साइड पर, लेकिन जो जेबी है हमारा, जेबी का मतलब है जावा बीन्स। तो जावा बीन्स जो है वो हमारा क्लाइंट साइड पर भी और सर्वर साइड पर दोनों पर एग्जीक्यूट करता है। ईजेबी हमारा सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शन्स को, लेकिन जावा बीन हमारा सपोर्ट नहीं करता ट्रांजेक्शन को। ईजेबी 3 तरह की होती हैं, जेबी हमारी इसका कोई टाइप नहीं होता फर्दर। ईजेबी जो हमारा है वो रन करता है किसी भी स्टैंडर्ड जावा एनवायरनमेंट में, लेकिन जेबी हमारा रन करता है इनसाइड द ईजेबी कंटेनर। और ईजेबी का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है डेटा को इनकैप्सुलेट करना। तो द पर्पस इज टू इनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर इन अ सिंपल रीयूजेबल क्लास। तो मतलब एक ऐसी क्लास में डेटा को इनकैप्सुलेट कर लो जो इजीली हम बाद में रीयूज कर सके। अब जेबी का पर्पस क्या है? इनकैप्सुलेट करना बिजनेस लॉजिक्स को, जितने भी हमारे लॉजिक्स हैं उन सबको इनकैप्सुलेट करना। तो हमारी एंटिटी बीन्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है हमारा बीन मैनेजमेंट परसिस्टेंस। बीन मैनेज्ड परसिस्टेंस क्या होता है हमारा? द डेवलपर राइट्स द कोड टू हैंडल डेटाबेस ऑपरेशंस। तो यहाँ पर डेवलपर कोड लिखता है ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। लेकिन दूसरा होता है हमारा कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस। यहाँ पर ईजेबी ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर डेवलपर को कोई लॉजिक बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एंटिटी बीन्स जो हमने पीछे पढ़े थे उसी की सब टाइप्स हैं हमारे पास, बीन मैनेजमेंट और कंटेनर मैनेजमेंट। उसके बाद आता है हमारा नोड डॉट जेएस। नोड डॉट जेएस क्या है? एक बहुत ही ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म है। मतलब एक तरह का ये हमारा प्लेटफॉर्म ही है। तो ये क्या है? जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट दैट अलाउज यू टू रन जावास्क्रिप्ट कोड आउटसाइड द ब्राउजर। तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, हमने पिछली यूनिट में जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, तो जावास्क्रिप्ट का कोड जो है हम उसे कहीं भी रन कर सकते हैं। बेसिकली हम किसी भी ब्राउजर के बाहर से रन कर सकते हैं। अगर बोला जाए तो सर्वर साइड पर मेन पर्पस इसका क्या है? हम इसे रन कर सकते हैं सर्वर साइड पर भी। It allows developer to use JavaScript to write server-side code enabling the creation of scalable and fast network application। तो मतलब क्या है इस चीज का? कि अलाउ करता है डेवलपर्स को कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड कहीं भी लिख दें, सर्वर साइड पर लिख दें और इजीली हमारा एक स्केलेबल फास्ट नेटवर्क एप्लीकेशन बन जाए। तो ये एक तरीके से हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो जैसे हमारा जेवीएम होता है जावा के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? नोड जेएस हमारा एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। और ये हमारा बिल्ट हुआ है V8 JS इंजन पर। अब इसके फीचर्स क्या है? एसिंक्रोनस है, इवेंट ड्राइवन है। तो जितने भी एपीआईज हैं, ऑल एपीआईज आर नॉन ब्लॉकिंग द सर्वर कंटिन्यूस प्रोसेसिंग अदर टास्क। तो एसिंक्रोनस का मतलब ही क्या होता है? बैकएंड पे कुछ भी काम चल रहा हो, हमारा जो टास्क हमारा चल रहा है वो हमारा ब्लॉक नहीं होगा। सिंगल थ्रेड बट हाईली स्केलेबल। एक ही थ्रेड को यूज करता है बट स्केलेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा हाई है। तो बहुत ज्यादा लूप्स वगैरह को अलाउ करता है, हैंडल करते हैं सबकी रिक्वेस्ट। फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन है क्योंकि अब हमारा रन ही ये V8 इंजन पर कर रहा है, तो इसकी एग्जीक्यूशन तो फास्ट होगी ही। कोई बफरिंग नहीं है, नो बफरिंग। जो हमारा स्ट्रीम्स डेटा होता है वो चंक्स में होता है, तो हमें सारे डेटा को एक साथ लोड करने की जरूरत नहीं है, तो बफरिंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं हमें। क्रॉस प्लेटफॉर्म है कि मतलब मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम इसे रन कर सकते हैं। अलग अलग ओएस के लिए ये है, मैक के लिए है, विंडोज के लिए है, लिनक्स के लिए प्रोवाइडेड है। रिच पैकेज इकोसिस्टम है, एनपीएम जो प्रोवाइड करता है थाउजेंड्स ऑफ प्री बिल्ड लाइब्रेरीज एंड टूल्स। तो इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, जो कि पहला उसमें से एक पैकेज आता है हमारा एनपीएम। तो यूज क्या है? नोड जेएस का वेब सर्वर्स में यूज होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल करने के लिए। रियल टाइम एप्लीकेशंस में यूज होता है, चैटिंग्स के लिए, एपीआई डेवलपमेंट में यूज होता है, एप्स को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ऑटोमेशंस में यूज होता है,
डेवलपर के टूल्स में यूज़ होता है, सिंगल पेज ऐप्स में यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई डायनामिक वेब ऐप बनाना है, आईओटीज़ में यूज़ होता है। उसके बाद आता है हमारा एनवायरनमेंट सेटअप में हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे नोड को अपने कंप्यूटर पे। तो पहले हमें डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है node.js। फिर उसके बाद हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम रन करेंगे इंस्टॉलर को, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमें दी गई होंगी सबको सेट कर लेंगे अपने पीसी पर। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन को एक बार वेरीफाई करेंगे, तो हम कमांड देंगे कि नोड वी, तो ये हमें शो करेगा जो भी वर्जन हमने नोड जेएस का इंस्टॉल करा है। V8 क्या होता है, हमारा डेवलप करा है गूगल ने। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड बोथ इन गूगल क्रोम ब्राउजर एंड जेएस रन टाइम। तो जो हमारा V8 इंजन है ये गूगल ने बनाया है, और यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हमारा क्रोम ब्राउजर्स पर तो रन करता ही था, लेकिन अब वो नोड जेएस के रन टाइम एक्सटेंशन पर भी रन करेगा। तो व्हाट डज इट डू, ये हमारा जावास्क्रिप्ट के कोड को सिंपली मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब हिस्ट्री देख लेते हैं नोड जेएस की। तो 2008 से 9 में वीएस कोड जो है, V8 इंजन हमारा क्रिएट हुआ था। तो नोड जेएस का यहाँ पर जन्मदिन था, हैप्पी वाला बर्थडे था बाय रियान दहल ने बनाया था। 2010 से 13 तक, एंड 2010 और 13 के बीच में हमारा एनपीएम लॉन्च हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई थी, रैपिड ग्रोथ आई थी। 2014 से 15 में हमारा फॉर्क और मर्ज आया। नोड जेएस का फाउंडेशन एक तरीके से एस्टेब्लिश हो गया, और 2016 के बाद यहाँ पर ईजेबी आ गया, हमारा एंटरप्राइज अडॉप्शन आ गया, और बहुत सारे जेएस के नए फीचर्स ऐड हुए। अब रिपल टर्मिनोलॉजी क्या होता है हमारा नोड जेएस में, तो रिपल स्टैंड्स फॉर रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट एंड लूप। तो ये क्या है, एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट है जो कि हमारा नोड जैसे ही आता है, और हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और अपने कोड को क्रिएट कर सकते हैं। कोड मतलब छोटा सा कोड लिख के एक बहुत बड़ी एप्लीके प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ इंस्ट्रक्शन है। रिपल का मतलब होता है रीड। तो रीड का मतलब है ये हमारे यूजर के इनपुट को रीड करेगा। आफ्टर दैट ई का मतलब होता है हमारा इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब जो भी हमने कोड लिखा है वो सारे कोड को इवैल्यूएट करेगा। आफ्टर दैट प्रिंट, तो हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा। और यहाँ पर एल का मतलब होता है लूप। लूप का मतलब क्या है कि जो अगर ये काम हमें बार बार करना है, दोबारा से रीड करना है, दोबारा से इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए हम लूप लगा देते हैं, ताकि ऊपर की जो हमारी कंडीशंस हैं, लूप का मतलब ये नहीं है यहाँ पर हम कोई फर्दर कंडीशन दे रहे हैं जो हमारे जावा में यूज होता था, फॉर लूप वगैरह नहीं। लूप का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो भी हमारी ऊपर की 3 कंडीशन है, अगर हमें बार-बार इन्हें कॉल करना है तो हम लूप को यूज़ करेंगे। वेट फॉर द नेक्स्ट कमांड एंड रिपीट द साइकिल। साइकिल रिपीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो नोड जेएस को यूज़ ही क्यों करना है? वो सॉरी, हाउ टू यूज़ नोड जेएस। अब नोड जेएस को यूज़ कैसे करते हैं? तो पहले हमें रिपल को ओपन करना पड़ेगा। मतलब अपने टर्मिनल को ओपन करो, कमांड दो, और वहाँ पर नोड नोड को डालो, मतलब टाइप करो नोड को और एंटर प्रेस कर दो। तो वहाँ पर हमारा रिपल ओपन हो जाएगा। फिर हमें सिंपल सिंपल कमांड्स देनी है, जो भी चीज़ हमें करनी है उन चीज़ों की कमांड देनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने दिया console.log हेलो, तो हमें सिर्फ एंटर प्रिंट प्रेस करना है, और हमारा वहाँ पर रिजल्ट तुरंत शो हो जाएगा, हेलो प्रिंट होकर आएगा। और अगर हमें एग्जिट करना है तो एग्जिट करने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, कंट्रोल प्लस सी या फिर डॉट एग्जिट हमें टाइप कर देना है, या फिर हमें कंट्रोल प्लस सी दबा देना है। अब फीचर्स क्या होते हैं रिपल के, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है हमारा एग्जीक्यूशन, क्योंकि इट रन्स जावास्क्रिप्ट कोड लाइन बाय लाइन। तो कोड जो होता है रन करता है हमारा लाइन बाय लाइन रन करेगा या डिबग करेगा। देन मल्टी लाइन कोड, हम मल्टी लाइन कोड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। हिस्ट्री सपोर्टिव है, मतलब अप डाउन कर सकते हैं हम इसमें चीज़ों को, प्रीवियस कमांड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल परसिस्टेंस मतलब डिक्लेयर वेरिएबल रिमेन अंटिल रिपल एग्जिस्ट। जो भी वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करे वो तब तक रहते हैं जब तक हम हमारा रिपल रहता है। एनपीएम, जब एनपीएम एनपीएम इतनी देर से हम सुन रहे थे, तो एनपीएम होता क्या है? ये एनपीएम है हमारा नोड पैकेज मैनेजर। तो नोड पैकेज मैनेजर होता क्या है? इट इज अ डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर फॉर node.js एंड इट इज यूज्ड टू इंस्टॉल, मैनेज एंड शेयर जावास्क्रिप्ट कोड। तो ये क्या करता है? हमारा एक डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर है node.js के लिए, जो कि हमारा हेल्पफुल होता है इंस्टॉल करने में, बहुत सारे अलग अलग जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस को इंस्टॉल करने में हेल्पफुल होता है।
तो npm helps developer download, update, manage the external packages they need for their Node.js project। मतलब अगर कोई डेवलपर अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो npm की हेल्प से इस पैकेज के अंदर हमारे पास बहुत सारे एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। तो उन सबको हम डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो कमांड क्या देनी होती है हमें अपना npm के वर्जन को चेक करने के लिए? हमें क्या टाइप करना है? npm v, ताकि हम वर्जन को देख पाए npm का कौन सा वर्जन है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? npm इंस्टॉल को दबाना है और पैकेज का नाम डालना है। जो भी पैकेज हमें चाहिए वहां पर हम डाल देंगे और इनिशियलाइज हो जाएगा हमारा वो प्रोजेक्ट। जो जिस भी प्रोजेक्ट के लिए जो भी हमें पैकेज चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है? टाइप करना है npm init example if you want to install the express package you can use npm install express। तो हमें क्या करना है? अगर हमें कोई एक्सप्रेस पैकेज इंस्टॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे? npm इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल और पैकेज का नाम हमारा क्या है? एक्सप्रेस। फंक्शंस क्या होते हैं हमारे? पहला होता है पैकेज इंस्टॉलेशन। तो कोई किसी भी पैकेज को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजों को एक ट्रैक में रखता है। ऑल पैकेजेस, इट कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल पैकेजेस योर प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो जितने भी चीजों पर हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड होता है उन सबको ट्रैक पर ला के रखता है। वर्जन कंट्रोल होता है, मतलब क्या है? इट हेल्प्स मैनेज स्पेसिफिक पैकेज वर्जन टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी। तो बहुत सारे पैकेजेस को हेल्प करता है अपने वर्जन की कंपैटिबिलिटी इंश्योर करने में। पब्लिशिंग पैकेज, अगर कोई भी डेवलपर अपना खुद का कोई पैकेज रजिस्टर करना चाहता है या फिर इंश्योर वहां पर डिप्लॉय करना चाहता है तो दे कैन डू दैट थिंग। व्हाट हैपन व्हेन यू रन npm init? तो अब होता क्या है जब आप npm को रन करते हो तो हम हमें क्या करना है? पहले क्रिएट करना है एक पैकेज डॉट जेसन। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगी वो सारी की सारी इसके अंदर होंगी। जितनी भी उसकी रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हमारा क्या होगा? प्रोजेक्ट का नाम होगा, प्रोजेक्ट का वर्जन होगा, उसका डिस्क्रिप्शन होगा कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है, एंट्री पॉइंट क्या है हमारे प्रोजेक्ट की, स्क्रिप्ट्स कैसी हैं, ऑथर क्या है, ऑथर कौन है, किसने वो प्रोजेक्ट बनाया है, डिपेंडेंसीज क्या हैं और कौन कौन से इसमें पैकेजेस लगेंगे। आफ्टर दैट डिफॉल्ट फाइल्स इन फोल्डर। तो initially when you run npm init it doesn't create many files or folders automatically, but here what you encounter as your project grows। तो यहाँ पर हमें अलग से कुछ चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम मॉड्यूल्स वगैरह को ऐड करते रहते हैं तो वो अपने आप खुद से चीजों को बनाने लग जाएगा। तो देखते हैं कैसे करता है वो। द फोल्डर गेट क्रिएटेड व्हेन यू इंस्टॉल पैकेज यूजिंग npm इंस्टॉलर। तो जैसे ही हमने npm को वहां पर इंस्टॉल करा तो एक ऑटोमेटिकली एक फोल्डर बन जाएगा जिसमें कि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होंगी जो हमारे प्रोजेक्ट्स को चाहिए होंगी। पैकेज लॉग डॉट जेसन। तो यहाँ यहाँ क्या करता है? दिस फाइल लॉग्स द वर्जन ऑफ द इंस्टॉल्ड पैकेज। इट इंश्योर दैट इफ समवन एल्स इंस्टॉल योर पैकेज दे गेट द एग्जैक्ट सेम वर्जन। तो ये फाइल क्या करती है? हमारी पैकेज को लॉक कर देती है। उसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, अगर हम कोई किसी प्रोजेक्ट को डाल रहे हैं कहीं और पर, मान लो हमने किसी गिटहब पर डाला अपना कोई प्रोजेक्ट, वहां से कोई हमारा प्रोजेक्ट उठा रहा है और उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पर ये इंश्योर करता है कि जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है या फिर जो भी हमने पैकेज बनाया है वो एग्जैक्ट सेम रहे, वही वर्जन रहे जो हमने बनाया है, उसमें कोई चेंज ना कर पाए। तो और भी बाकी फाइल्स को यहाँ पर ये ऐड करने में हेल्पफुल होता है कि जो जो हमारी प्रोजेक्ट में फाइल्स चाहिए उन सबको यहाँ पर ये डाल सकता है। तो npm की हेल्प से हम वो भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट आता है हमारा कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है दैट, मतलब वैसे तो ये एक फंक्शन ही है। तो ये क्या है? एक फंक्शन है दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट की तरह पास होता है दूसरे फंक्शन पर। तो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। तो इसे हम इट इज कॉल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क। तो ये जब भी होता है जब हम अपने टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने ऑर्डर करा, अपनी कोई मील ऑर्डर करी और फिर उस मील के लिए हम वेट कर रहे हैं। अब वेट कर रहे हैं जब तक वो मील हमारी प्रिपेयर नहीं हो रही। तो हमने फंक्शन को पास करा, हमने ऑर्डर करा। आफ्टर दैट एक बार वो फंक्शन हम अब वो खाना हमारा मील जो है वो हमारी रेडी हो गई है तो वेटर हमारे पास उसे लेकर आता है। तो फंक्शन ने हमें कॉल करा। तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट की तरह वो चीज हुई वापस। अब यूज क्या है कॉल बैक फंक्शन का? कि हैंडल करता है सिंक्रोनस ऑपरेशंस को, एग्जीक्यूट करता है कोड को जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो जाता है, अवॉइड करता है ब्लॉकिंग कोड एग्जीक्यूशन,
इवेंट हैंडलिंग में यूज होता है, टाइम डिलेस के लिए हम यूज करते हैं ताकि टाइम डिले ना हो, मॉड्यूलर रहे, कोड हमारा रीयूज कर सके, और एरे मेथड्स भी यूज करता है ये हमारा। तो इसे और भी अच्छे से हम समझेंगे यहाँ पर, कोड की हेल्प से समझते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल, बोथ फंक्शन आर कॉल्ड वन आफ्टर द अनदर। तो देख लेते हैं, पहले कोड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो कोड में क्या है हमारा, पहले देखेंगे विदाउट कॉल बैक कैसे काम करता है फंक्शन, और विद कॉल बैक कैसे काम करता है। तो विदाउट कॉल बैक हमारा फंक्शन कैसे काम करेगा, तो हमने एक फंक्शन बनाया प्रिपेयर मील, कि भाई खाना बनाओ। कंसोल डॉट लॉग में हमने प्रिंट कर दिया प्रिपेयर मील में क्या है, मील इज बीइंग प्रिपेयर्ड, मील अभी बन रही है। एक फंक्शन बनाया हमने सर्व मील, तो यहाँ पर क्या होगा, मील हमारी सर्व्ड हो जाएगी। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल लगाई प्रिपेयर मील, और प्रिपेयर मील के जस्ट बाद हमने एक और फंक्शन को कॉल लगा दी सर्व मील। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो फंक्शन कॉल है, पहले तो हमारी प्रिपेयर मील कॉल होगी, तो मील अभी बन रही है, और उसके तुरंत बाद हमारी कॉल हो जाएगी मील इज सर्व्ड। तो मतलब दूसरा काम भी तुरंत एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ऊपर वाला काम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, खाना हमारा बना ही नहीं है, मील इजंट प्रिपेयर्ड, देन हाउ वी विल सर्व दैट मील। अब इसी चीज को हम कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से थोड़ा ठीक करेंगे। तो कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन प्रिपेयर हमने बना लिया, एक प्रिपेयर मील करके कॉल बैक फंक्शन बनाया, तो हमने अंदर लिखा ये कॉल बैक फंक्शन है, यहाँ पर मील हमारी बन रही है। उसके बाद हमने एक टाइम आउट लगा दिया वहां पर कि मील इज रेडी। तो मील अभी हमारी रेडी है, ले जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, जो हमारा टाइम लगेगा मील बनने में वो वहां पर टाइम आउट में आ जाएगा। आफ्टर दैट हम लिखेंगे कॉल बैक, तो ये कॉल करेगा जैसे ही मील रेडी हो जाएगी, मतलब कॉल बैक फंक्शन हम कॉल करेगा सर्व मील वाले फंक्शन को, जैसे ही हमारी यहाँ पर जो मील प्रिपेयर हो रही थी वो बन जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा सर्व फंक्शन बनेगा, सर्व फंक्शन में हम लिखेंगे कि मील सर्व्ड हो रही है, और उसके बाद प्रिपेयर मील में हम पास कर देंगे सर्व मील। तो मील जैसी प्रिपेयर हो जाएगी वो सर्व हो जाएगी। तो सिंटेक्स क्या है कॉल फंक्शन का, हम फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट हमें पास करने हैं, और उसके बाद फंक्शन लिखेंगे, और फिर उस कॉल बैक फंक्शन या फिर कॉल बैक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर हम अपनी बॉडी डालेंगे। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कॉल बैक क्या होता है, सिंक्रोनस कॉल बैक एग्जीक्यूट इमीडिएटली ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, एकदम से एग्जीक्यूट हो जाती है हमारी फंक्शन कॉल के टाइम पर। लेकिन एसिंक्रोनस कॉल बैक जो होती है वो हमारी बाद में एग्जीक्यूट होती है। सिंक्रोनस हमारी क्या करती है, ब्लॉक द प्रोग्राम until द कॉल बैक इज फिनिश, तो प्रोग्राम को ब्लॉक कर देती है जब तक कॉल बैक हमारा फिनिश नहीं हो जाता। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ब्लॉक नहीं होगा जब तक बाकी के कोड हमारे रन कर रहे हैं मीन टाइम पर। तो कोड रन इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, कोड जो है हमारे सीक्वेंस में रन करते हैं, वहां पर नॉन सीक्वेंस में रन कर रहे हैं। सिंक्रोनस हमारा बहुत ज्यादा सिंपल या फिर इमीडिएट टास्क होता है, यहाँ पर हमारा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और डिलेड टास्क है। एग्जाम्पल क्या है हमारा सिंक्रोनस का, फॉर ईच फंक्शन, मैप फंक्शन। और एसिंक्रोनस कॉल बैक क्या है हमारी, सॉरी दीज आर नॉट फंक्शन, दीज आर कॉल बैक्स। तो एसिंक्रोनस कॉल बैक क्या है हमारी, सेट टाइम आउट, जो भी हमने पीछे अपनी कोड में डाली हुई थी। फेच एग्जाम्पल, अगर हम रियल वर्ड एग्जाम्पल लें तो पेइंग बिल बिफोर लिविंग अ रेस्टोरेंट, आप वेट करते हो। एसिंक्रोनस में ऑर्डरिंग फूड डिलीवरी, यू कंटिन्यू डूइंग अदर वर्क्स। तो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आप बिल वाली लाइन में खड़े हो, वहां पर एक दो जने आगे भी खड़े हैं, तो आप थोड़ा वेट कर रहे हो बिल पे करने का। लेकिन एसिंक्रोनस कॉल बैक में क्या है, आपने कोई खाना ऑर्डर करा और ऑर्डर करने के लिए आपको वहां वेट नहीं करना पड़ रहा, आपने ऑर्डर करा, मीनवाइल आप कुछ जब तक अपना काम कर सकते हो जब तक आपकी डिलीवरी वहां पर आ नहीं जाती है। तो अब नोड डॉट जेएस की फाइल क्या होती है, नोड जेएस की फाइल में हमारे पास ऐसे ऐसे टास्क होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगे एक पर्टिकुलर इवेंट पर। तो मतलब कोई एक पर्टिकुलर इवेंट है, वहां पर ही वो चीजें परफॉर्म होंगी। तो अ टिपिकल इवेंट इज समवन ट्राइंग टू एक्सेस अ पोर्ट नंबर ऑन द सर्वर। तो एक टिपिकल इवेंट क्या होता है कि किसी भी चीज को हम एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक यूआरएल ही है, तो वहां पर उसका पोर्ट नंबर देखेंगे, पोर्ट नंबर की हेल्प से उसे डिप्लॉय करेंगे। आफ्टर दैट अगर हमें नोड जेएस को यूज करना है तो हम डॉट जेएस एक्सटेंशन का भी यूज कर सकते हैं, और नोड जेएस की फाइल को पहले हमें इनिशिएट करना पड़ेगा सर्वर पर बिफोर हैविंग एनी इफेक्ट। और डाउनलोड अगर हमें करना है तो इस वेबसाइट पर जाकर http://nodejs.organization पर जाकर भी हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे नोड जेएस में, तो मॉड्यूल्स हमारी या तो फाइल बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर हमारी कुछ सेट ऑफ फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के, जिसे हम यूज करते हैं दूसरी नोड जेएस फाइल में
इसकी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि हमने डाला रिक्वायर, इम्पोर्ट, हम चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। बेसिकली अपने जावा में हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा, कि किसी फाइल को या फिर किसी पैकेज को इम्पोर्ट करना है हमें, तो हम यूज़ करते हैं इम्पोर्ट को। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स कौन-कौन से हैं? हमारे पास आता है पहला कोर मॉड्यूल। तो कोर मॉड्यूल क्या है हमारा? बिल्ड इन मॉड्यूल प्रोवाइडेड बाय नोड.जेएस। तो एक बिल्ड इन मॉड्यूल होता है जो कि नोड.जेएस हमें प्रोवाइड करता है, तो उसे कोर मॉड्यूल बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा लोकल मॉड्यूल। अब लोकल मॉड्यूल क्या होता है? हमारे कस्टम मॉड्यूल होता है जो कि यूजर ने बनाया होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? रिक्वायर, भाई हमें ये चीजें चाहिए। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्टी मॉड्यूल। थर्ड पार्टी मॉड्यूल क्या है? हमारा इंस्टॉल करा गया है यूजिंग एनपीएम। तो एनपीएम को जब हम इंस्टॉल करते हैं, एनपीएम की हेल्प से हम इन चीजों को, इन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर दैट इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? हमारे जो भी एक्शंस होते हैं या फिर जो भी हमारे सिस्टम में चीजें चल रही हैं, जो भी हमें सुन पा रहे हैं या फिर उससे रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या है? हमारा ये यूज होता है इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग में। तो ये रिएक्ट करता है जब हमारा कोई भी इवेंट एक साथ होता है। तो इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। मतलब बाकी की चीजें जो होती हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है, लेकिन अगर हमारा इवेंट है तो वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन की जगह वो सुनेगा उस चीज को कि ये चीज हो क्या रही है, ये चीज है क्या। अब इवेंट एमिटर क्या है? कोर क्लास है हमारी जो कि हैंडल करती है इन सारे चीजों को, जिसकी हेल्प से इवेंट हमारा रिएक्ट कर पाता है। तो स्टेप्स क्या है क्रिएट करने के लिए एक इवेंट एमिटर को? तो पहले हमें इंपोर्ट करना है इवेंट का मॉड्यूल को। इवेंट का मॉड्यूल इंपोर्ट होते ही हमें एक इवेंट एमिटर का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाते ही हम रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद हमारा जो इवेंट है वो हमारा ट्रिगर हो जाएगा। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा? कि हमने इंपोर्ट करा एक इवेंट मॉड्यूल। तो वी हैव इंपोर्टेड आवर इवेंट मॉड्यूल। तो कांस्टेंट इवेंट एमिटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर इवेंट। अब इंपोर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? कांस्टेंट इवेंट इज इक्वल्स टू न्यू इवेंट एमिटर। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू रजिस्टर एन इवेंट लिस्टनर। तो आफ्टर वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू रजिस्टर एज एन इवेंट लिस्टनर। रजिस्टर करना है हमें अपने आप को। तो हाउ विल रजिस्टर इट? तो event dot on greet name is equals to console dot log name hello। तो हमने क्या डाल दिया यहाँ पर कि भाई हमने एक फंक्शन डाला ग्रीट। हमने कोई पहले फंक्शन बनाया हुआ था ग्रीट। तो ग्रीट करेंगे, एक नाम पास करेंगे और उसमें क्या लिखाएगा? हेलो, और जो भी उस इंसान का नाम है। तो एमिट द इवेंट। तो एमिट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने नाम दिया बर्ड्स, तो हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा हेलो बर्ड्स। आफ्टर दैट पैकेजेस। अब पैकेजेस क्या होते हैं नोड.जेएस में? ये हमारे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग नोड.जेएस एप्लीकेशन एंड देयर डिपेंडेंसीज यूजिंग मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो मतलब एक चीज को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब इतने सारे हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, इतने सारे फंक्शंस हैं, उन सबको कहीं ना कहीं तो हमें एक जगह इकट्ठा करना है। तो उसे ही हम बोलते हैं पैकेज। पैकेज क्या होता है? कलेक्शन। अब हम चीजों को कर रहे हैं कलेक्ट, तो उसे ही हम बोलते हैं हमारे पैकेज। तो पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वन और मोर मॉड्यूल्स अलोंग विद द package.json फाइल दैट डिफाइन द पैकेज की डिटेल्स, जो डिफाइन करता है। तो की पार्ट्स क्या है हमारे पैकेज के? पहली चीज तो हमें बताना है अपना, तो इट इज अ हार्ट ऑफ द नोड.जेएस पैकेज। तो बेसिकली ये हमारा node.js पैकेज का एक हार्ट है। ये पैकेज जो पार्ट है हमारा, इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी प्रोजेक्ट की, कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका वर्जन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, उस प्रोजेक्ट के बारे में, मेन फाइल क्या है, हमारी एंट्री पॉइंट है, स्क्रिप्ट्स में हमारी सारी कमांड्स हैं, आफ्टर दैट डिपेंडेंसीज, ये प्रोजेक्ट हमारी किस किस चीजों पर, किस किस और पैकेजेस पर, चीजों पर डिपेंड कर रहा है। आफ्टर दैट स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ पैकेज.js फाइल। तो स्टेप्स क्या है हमारी जेएस फाइल को क्रिएट करने के लिए? पहले तो हमें इनिशियलाइज करना है एक जेएस का प्रोजेक्ट। जैसे ही हमारा वो प्रोजेक्ट, अब इनिशियलाइज कैसे करेंगे? क्रिएट करेंगे हम पैकेज.json की फाइल को, जिसमें हमारी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होंगी। उसके बाद हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के बाद उसमें सारी अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेंगे एनपीएम की हेल्प से। जैसी हमारी एनपीएम की हेल्प से सारी हमारी चीजें इंस्टॉल हो गई हैं, उसके अंदर आ गई हैं, तो पैकेज डॉट जेसन क्या करेगा? स्टोर करेगा उन डिपेंडेंसीज को। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम यूज इंस्टॉल्ड पैकेज इन द कोड। तो मतलब अब हमारा पैकेज बन गया है। अब उस पैकेज को हम कहीं भी इंपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर किसी और कोड में भी यूज कर सकते हैं, और या फिर अगर हम चाहें तो उसे पब्लिश भी कर सकते हैं।
उसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क। अब एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या होता है? ये एक बहुत ज़्यादा फास्ट, मिनिमल और फ्लेक्सिबल वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड वेब सर्वर। तो ये हमारे वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशंस को बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। और ये बेसिकली क्या करती है? सिंप्लीफाई करती है हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल करने में। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, दैट इज़ योर फास्ट एंड लाइट वेट। बहुत ज़्यादा फास्ट है, लाइट वेटेड है, मिडलवेयर सपोर्ट है, रूटिंग है, टेम्पलेट इंजन्स है, ईज़ी इंटीग्रेशन है। अब इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे? सिंपल, npm लिखा, इंस्टॉल लिखा और उसके बाद जो भी हमारा पैकेज, हम यहाँ पर एक्सप्रेस वाला पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक्सप्रेस डाल देंगे यहाँ पर। तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है और वेब एप्लीकेशंस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो इसका एक एग्जांपल दे देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करा, हमने इंपोर्ट करी अपनी क्लास, फिर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने यहाँ पर अपना वो जो कोड था वो डाला और उसके बाद अपने इवेंट को एमिट कर दिया। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर सारी फंक्शनैलिटी हो गई इवेंट एक्सप्रेस, जो हमारा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क था। आफ्टर दैट रेस्टफुल एपीआईज। अब रेस्टफुल एपीआईज क्या होता है? हमारा रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआई। रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआई क्या होता है? एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है ये हमारा, जो कि वेब सर्विसेज को डिजाइन करने में यूजफुल होता है। कि मतलब एक कोई भी हमारी एक आर्किटेक्चर टाइप की, आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? डिजाइन करना। तो सेम रेस्टफुल एपीआईज क्या है? हमारी एक आर्किटेक्चर स्टाइल्ड है जो कि डिजाइन करती है हमारी वेब सर्विसेज को। अब किस लिए डिजाइन कर रहे हैं? हम किसी चीज को किसी पर्पस के लिए ही डिजाइन करते हैं। अगर हम किसी होम को डिजाइन कर रहे हैं तो हम उसमें रहने के लिए, एक पर्पस क्या होता है उसके पीछे? रहना है हमें उसके अंदर। तो यहाँ पर हम वेब सर्विसेज को किस पर्पस के लिए डिजाइन कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर पाए, ताकि हम क्लाइंट और सर्वर के बीच में किसकी हेल्प से? एचटीटीपी मेथड्स की हेल्प से। तो इट डिफाइंस हाउ डेटा इज रिक्वेस्टेड एंड मॉडिफाइड यूजिंग स्टैंडर्ड एचटीटीपी ऑपरेशंस। इसकी की फीचर्स क्या है? हमारे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है कि मतलब दोनों तरफ से सपोर्टेबल है, स्टेटलेस है, जो कि हर एक रिक्वेस्ट है वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी रिक्वेस्ट एक किसी और चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। यूनिफॉर्म इंटरफेरेंस है, मतलब एचटीटीपी मेथड्स हैं सारे के सारे, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। रिसोर्स बेस्ड है, हर एक चीज एक रिसोर्स की तरह ट्रीट होती है। कैचेबिलिटी है, रिस्पॉन्स हमेशा हमारा यहाँ पर टाइम सर मिल जाता है। एचटीटीपी मेथड जो हमारे यूज होते हैं एपीआईज में, पहला मेथड क्या है? हमारा गेट है। गेट का काम क्या होता है? हमारा किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना फ्रॉम द सिस्टम। तो ये क्या करता है? हमारी सारी इंफॉर्मेशन को फेच कर लेता है। जो भी हमने यूआरएल दिया उस सबको फेच कर लेगा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम लगाते हैं हमारा पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड क्या करेगा? हमारा एक नया इंस्टांस या फिर एक नया रिसोर्स बनाएगा सर्वर पर, और ये हमारा यूज होता है बेसिकली हमारे डेटा को सबमिट करने के लिए एक स्पेसिफाइड लोकेशन पर। किसी भी चीज को हम अगर सिक्योरली करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पर हमें पहुंचाना है, तो हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम यूज करते हैं पुट मेथड। पुट मेथड हमारा यूज होता है किसी भी चीज को, या तो हमें नया डेटा डालना है या फिर कोई चीज अपडेट करनी है हमें। आफ्टर दैट वी यूज पैच मेथड। तो पैच मेथड क्या करता है? पार्शियली अपडेट्स एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स यूज व्हेन ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ रिसोर्स इज नीड टू बी चेंज। तो यहाँ पर क्या है? हमारा पुट मेथड में तो अगर हमें कुछ चीज अपडेट करनी है तो वहां पर सारी चीज चेंज होगी, लेकिन पैच मेथड में अगर कोई हमें छोटा सा एक स्पेसिफिक पोर्शन हमें अपडेट करना है तो हम पैच मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डिलीट मेथड। तो डिलीट मेथड का काम क्या है? जो भी हमारा एग्जिस्टिंग रिसोर्स है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, हमें बस यूआरएल देने की जरूरत है। तो यहाँ पर हमने क्या करा भाई? अपनी चीजों को कर लिया, इंपोर्ट करा, यहाँ पर इंस्टांस बना दिया एक अपने फ्रेमवर्क का, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाए और उसके बाद हम यहाँ पर चारों हमारे रेस्टफुल एपीआईज को यूज करेंगे। तो पहला हमारा आता है गेट था, हमने पहले पढ़ा था, जो कि डेटा रिट्रीवल में हेल्पफुल होता है। तो हम क्या करेंगे? ऐप डॉट गेट, और जो भी चीजें हमें चाहिए अपना यूआरएल या फिर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है हम वहां पर डाल देंगे। कि या तो रिक्वेस्ट करे क्लाइंट तो उसका भी यहाँ पर सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंचे, और जो सर्वर वहां से रिस्पॉन्स करे तो वो रिस्पॉन्स भी हमारा क्लाइंट के पास पहुंचे। तो हमने इसलिए यहाँ पर अंदर लिखा रिक्वेस्ट कॉमा रिसोर्स। तो रिक्वेस्ट डॉट सेंड, तो जो भी हमारी रिक्वेस्ट है अब हम भेज रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट को भेज देंगे। फेचिंग ऑल यूजर, सारे यूजर्स को वहां से फेच करके लाओ। आफ्टर दैट पोस्ट। पोस्ट क्या करेगा? अब डेटा को बनाएगा, यहाँ पर क्या करेगा? ऐड कर देगा जो भी उसने यूजर को वहां पर फेच करना होगा, उन सारे यूजर्स को यहाँ पर ये भरने लग जाएगा। अब पुट मेथड क्या करेगा?
पुट मेथड क्या करेगा, अपडेट यूजर विद आईडी। अब यूजर्स को आईडी के साथ अपडेट कर देगा। डिलीट मेथड क्या करेगा, अगर हमें किसी चीज को डिलीट करना है, उन मेथड को जो भी हमने यहाँ पर फेच करा था, अगर हमें उसे डिलीट करना है तो हम लिख देंगे डिलीट कर दो भाई यूजर को आईडी के साथ। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है मोंगोडीबी, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लेते हैं मोंगोडीबी क्या होता है। पहले थोड़ी सी इसकी थियरी देखते हैं। तो मोंगोडीबी हमारा होता है एक ओपन सोर्स नो एसक्यूएल डेटाबेस, जो कि हमारा यूजफुल होता है डेटा को स्टोर करने में एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल वे में, या फिर जेसन लाइक फॉर्मेट में, जिसे हम डॉक्यूमेंट भी बोल देते हैं। ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है node.js में फॉर मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। हमारा पहला फीचर क्या है कि इट इज नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस स्टोर्स डेटा एज अ डॉक्यूमेंट नॉट टेबल्स। तो डेटा को हमारा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में स्टोर करता है, ना कि टेबल्स की फॉर्म में। जेसन लाइक डॉक्यूमेंट है, मतलब डेटा जो हमारा स्टोर हो रहा है वो की वैल्यू पेयर्स में स्टोर हो रहा है। फ्लेक्सिबल स्कीमा है, मतलब कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। स्केलेबल है, बहुत ज्यादा हैंडल करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को। हाई परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा हाई है। इंटीग्रेशन है नोड जेएस के साथ, मतलब इजीली हम कनेक्ट कर पा रहे हैं अपनी चीजों को। आफ्टर दैट क्रूड ऑपरेशन। अब क्रूड ऑपरेशन क्या होता है, हमारा क्रूड ऑपरेशन का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट या फिर डिलीट। तो मोंगोज हमारे स्टोर कैसे करते हैं डेटा को। मोंगो स्टोर करता है डेटा को एक डॉक्यूमेंट में इनसाइड अ कलेक्शन, और दीज आर सेव्ड इंटरनली एज अ बेसन। बेसन क्या होता है, हमारी बाइनरी जेसन फॉर स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। तो अब अगर हमें मोंगोडीबी को सेटअप करना है तो क्या करेंगे, पहले हम उसे इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमें उसमें एक मोंगोडीबी ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे ही हम इन दोनों चीजों को इंस्टॉल कर देंगे, अब हमें कनेक्ट करना है मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो प्लीज लिसन इट केयरफुली। तो मोंगोडीबी को अगर हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें अपना मोंगोडीबी सर्वर खोल लेना है। तो to use MongoDB in Node.js, we first need to connect our app to MongoDB server। तो हम अपना ऐप को MongoDB सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने उसे कनेक्ट करा MongoDB सर्वर के साथ, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे mongoose को। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, mongoose को इंपोर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, अब इंपोर्ट क्रिएट करके एक नई फाइल को, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक कमांड पास करेंगे, कांस्टेंट mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose। हमें चाहिए mongoose चाहिए। रिक्वायर के लिए हम किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं, रिक्वायर का यूज करके इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कांस्टेंट mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose। आफ्टर दैट कनेक्ट टू MongoDB। अब हमें MongoDB से इंपोर्ट तो कर लिया, हमें करना है कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, mongoose डॉट कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए हम लिखेंगे mongoose डॉट कनेक्ट, और उसके अंदर अपना यूआरएल को पास कर देंगे। आफ्टर दैट हम देन और कैच यूज करेंगे। देन में हम अपनी कमांड पास करेंगे, और कैच में अगर हमारा कोई एरर है तो वो कैच हो जाएगा। आफ्टर दैट इन थर्ड स्टेप वी हैव टू डिफाइन अ स्कीमा। हम एक स्कीमा डिफाइन करना है, तो मतलब कांस्टेंट स्टूडेंट स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। तो यहाँ पर हम अपना पूरा स्कीमा दे देंगे। उसके बाद हमें एक मॉडल बनाना होगा जो कि हम हमारे पूरे कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर हमने स्टूडेंट नाम से एक स्कीमा बनाया है, तो मॉडल में हमारा वो पूरा स्कीमा रिप्रेजेंट होगा, हमारा पूरा कलेक्शन रिप्रेजेंट होगा। तो कांस्टेंट स्टूडेंट इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, स्टूडेंट लिखेंगे और स्टूडेंट स्कीमा। अब मॉडल बना लिया। मॉडल बनाने के बाद क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे डेटा को डेटाबेसेस में। मतलब जो भी हमने यहाँ पर स्कीमा बनाया, अब उसका डेटा बनाएंगे। हमने कुछ डेटा दिया, यहाँ पर नाम दिया, एज दी, कोर्स दिया, और उसके बाद हमने क्या करा, अब ये जो हमने नया डेटा बनाया है हम इसे कर देंगे सेव। उसके बाद देन और कैच का यूज करेंगे। मतलब देन में हम अपनी कमांड पास करेंगे, तो स्टूडेंट सेव सक्सेसफुली, हमारे स्टूडेंट सेव हो गए हैं। कैच में हमारी वो चीज कैच हो जाएगी और हमारा कोड अब रन कर सकता है। तो हमें रन करने के लिए हमें पहले से अपनी एक फाइल की फॉर्मेट में सेव करना होगा, जिसमें हम node.js का एक्सटेंशन डालेंगे। आफ्टर दैट क्रिएटिंग अ कलेक्शन। अब हमें बनाना है एक कलेक्शन। तो कलेक्शन कैसे बनाते हैं, अब तो पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई कलेक्शन होता क्या है। बनाने से पहले देख लेते हैं कलेक्शन क्या होता है। तो कलेक्शन इन MongoDB इज लाइक अ टेबल इन SQL। तो कलेक्शन जो MongoDB में है वो एक तरीके का हमारा टेबल है SQL में। जैसे हमारे SQL में टेबल्स होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा कलेक्शन है। तो ये क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो कि हमारे एक साथ स्टोर होते हैं डेटाबेस के अंदर। ईच डॉक्यूमेंट इनसाइड अ कलेक्शन इज स्टोर्ड एज अ जेसन फॉर्मेट। हर एक डॉक्यूमेंट जेसन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है।
अब डेटाबेस इन MongoDB यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लिसिटली क्रिएट अ डेटाबेस। तो MongoDB में हमें अलग से कोई डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारा ऐड ऑन हो जाता है। तो डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन है हमारे डेटा का, जो जो भी हमारे डेटा हैं, जितने भी हमने स्कीमास में यहाँ पर डेटा बनाए थे, तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर कोई चीज हमारी कलेक्ट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे डेटाबेस। एग्जाम्पल क्या है डेटाबेस का? हमारा SQL, Mirai DB, Oracle, MongoDB। तो these typically have their own server system to manage and provide access to manage। हाँ ठीक है, तो ये जो हमने एग्जांपल्स प्रोवाइड करे हैं, तो इनके पास इनके खुद के सर्वर्स होते हैं जो कि इजीली मैनेज कर पाते हैं। अब आता है हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमें इंसर्ट कैसे करना है डेटा को। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने देखा था कि हमें mongoose को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या कर रहे थे? यहाँ पर कनेक्ट कर रहे थे। देन आफ्टर दैट, आफ्टर इंपोर्टिंग आवर mongoose, वी हैव टू कलेक्ट आवर mongoose टू द सर्वर। और हमने जैसे ही mongoose को सर्वर में कनेक्ट करा, उसके बाद हमें एक स्कीमा बनाना होगा। स्कीमा बनाने के बाद यहाँ पर हमने एक स्कीमा बनाया। स्कीमा बनाने के बाद हमें एक मॉडल बनाना होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर स्कीमा बना दिया, उसके बाद बनाएंगे हम मॉडल। तो सिमिलर वे में हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो हमने एक mongoose को इंपोर्ट करा। mongoose को इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करा? यहाँ पर mongoose को इंपोर्ट करते ही हमने कनेक्ट करा। कनेक्ट करते ही हमने एक स्कीमा बनाया। स्कीमा बनाने के बाद हमने एक मॉडल बनाया। अब मॉडल बनाने के बाद हम क्या लिखेंगे? उसके अंदर सारी अपनी डिटेल्स पास कर देंगे। तो हमें अगर एक आइटम को यहाँ पर डालना है तो हम क्या यूज करेंगे? जो भी हमने क्लास का नाम बनाया है, स्टूडेंट नाम से हमने स्कीमा बनाया था, तो स्टूडेंट डॉट क्रिएट, उसके अंदर अपनी सारी बेसिक डिटेल्स डालेंगे। देन कैच में हम एक लाइन पास करते हैं, और देन में एक लाइन पास करते हैं, या फिर अपनी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। कैच में हम एरर डाल देते हैं कि अगर कोई एरर आया तो हमारा जाएगा कैच में। आफ्टर दैट इंसर्ट मेनी आइटम। इंसर्ट मेनी आइटम में मतलब यहाँ तो अभी हमने एक स्कीमा का एक ही आइटम डाला है। अगर हमें और भी ज्यादा, और भी बच्चों की डिटेल्स डालनी है, फॉर एग्जांपल हमें एक और भी नाम्स ऐड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? तो हम यूज करेंगे डॉट इंसर्ट मैनी। तो यहाँ पर हमने, यहाँ तक तो हमारा सारा कोड सेम लिखा जाएगा, ये चीजें चेंज होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी। फिर बाकी डिटेल्स दे देंगे। नेम में हमने यहाँ पर दिया आरव, एग्जाम्पल एज इज 22, कोर्स BCA। तो ऐसी हमें अगर और भी चीजें ऐड करनी है तो हम यहाँ पर इंसर्ट डॉट मैनी का यूज करके हम कर सकते हैं, डॉट इंसर्ट मैनी। सिमिलर वे में हमें देन और कैश लगाना है यहाँ पर। तो मतलब अगर हमें एक सिंगल इंस्टांस, एक सिंगल डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है तो हम क्रिएट का यूज करेंगे, और अगर हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स यूज करने हैं तो इंसर्ट मैनी का यूज करेंगे। उसके बाद आता है अपडेट। अब अगर हमें एक ही डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो एक डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए हम अपडेट 1 का यूज करेंगे, वरना तो हम अपडेट मैनी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपडेट 1 लगाया। तो अब हमने नाम कर, जहां पर हमारा रिया नाम था, तो वहां पर हमने क्या कर दिया? जहां पर नाम रिया है वहां पर सेट कर दो एज 21। तो यहाँ पर हमारी ये चीज अपडेट हो जाएगी। अब अपडेट मेन्यू में क्या होगा? हमने लिखा कोर्स बीटेक, वहां पर BE कर दो। तो जितने भी कोर्स हमारे बीटेक होंगे वहां पर हमारा BE हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? अगर और भी रिया नाम के बच्चे होंगे तो यहाँ पर जो भी इसने पहला नाम रिया देखा होगा वहीं पर अपडेट करेगा, सारी चीजों को अपडेट नहीं करेगा। अब डिलीट ऑपरेशन आ जाता है। डिलीट ऑपरेशन में क्या होता है? अगर हमें एक चीज डिलीट करनी है तो हम डिलीट 1 का यूज करेंगे, और ज्यादा चीजें डिलीट करनी है तो हम डिलीट मैनी का यूज करेंगे। तो डिलीट 1 में भी यही होगा, जो भी हमारी फर्स्ट मैचिंग चीजें मिल जाएंगी उन्हें तो वो डिलीट कर देगा। डिलीट मैनी में वो सारे उन डॉक्यूमेंट्स को हटा देगा जो भी उन कंडीशंस को मैच कर रही होंगी। नेक्स्ट इज क्वेरी। क्वेरी का मतलब है फाइंड डॉक्यूमेंट। तो इट इज यूज्ड टू फाइंड, रीड और रिट्रीव डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ MongoDB कलेक्शन। तो मतलब ये हेल्प करता है हमें ढूंढने में या फिर रिट्रीव करने में MongoDB कलेक्शन से, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना है। तो फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट, अगर हमें सारे डॉक्यूमेंट ढूंढने हैं तो हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डॉट फाइंड। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ढूंढना है तो हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डॉट फाइंड 1। मतलब फाइंड 1 का यूज करेंगे तो वो एक फिल्टर करके देगा, वहां से जो भी हमारा फर्स्ट मैचिंग डॉक्यूमेंट होगा हमें वो मिल जाएगा। फाइंड बाय आईडी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर हम आईडी मेंशन करेंगे, उस आईडी के बेसिस पर हमें वो डॉक्यूमेंट हमारा फेच होकर आएगा। देन हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हमें सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर में तो हम क्या लिखेंगे? स्टूडेंट डॉट फाइंड सॉर्ट। पहले तो हमने यहाँ पर सॉर्ट लगा दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो अपनी कमांड पास करी वहां पर हमने लिखा असेंडिंग डेटा।
तो यहाँ पर जब भी हम अपना फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ऐज को सॉर्ट करना था, तो हमने यहाँ पर लिखा 1। लेकिन अगर यही हमें ऐज हमें डिसेंडिंग में अरेंज करनी होती, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 की जगह -1 लगा देते। तो यहाँ पर हमने नेम्स को सॉर्ट करा डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने यहाँ क्या लिखा, -1। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हमें असेंडिंग में करना होता, तो हम -1 की जगह क्या लिखते हैं, 1। So the last topic of today's lecture is Mongo schema. Mongo schema क्या होता है? It defines the structure of documents stored in the MongoDB collection. तो ये structure को बताता है। schema का मतलब क्या होता है? schema हमारा एक structure होता है, तो जो भी हमारा structure को define कर रहा है, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है Mongo schema। तो ये डिफाइन कर रहा होगा हमारे डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को, और ये एक ब्लूप्रिंट की तरह एक्ट करता है, जो हमें बताता है कि किस टाइप का डेटा होना चाहिए। तो इन schema we will define the data types of the properties in the document. तो मोस्टली यूज schemas कौन-कौन से होते हैं? स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, डेट होगी, बुलियन हो गया, ऑब्जेक्ट आईडी होगी, एरेज हो गए। अब वैलिडेशन क्या है थ्रू Mongoose वैलिडेटर? तो वैलिडेशंस क्या-क्या है Mongoose वैलिडेटर की हेल्प से? वैलिडेशन का मतलब है कि हाँ भाई, तसल्ली, कि हमें पता चल गया। तो Mongoose हमें प्रोवाइड करता है अ वे टू वैलिडेट डेटा बिफोर यू सेव द डेटा टू द डेटाबेस। तो एक Mongoose हमें एक वैलिडेशन दे देता है डेटा की, हम अपने डेटा को डेटाबेस से सेव कर रहे हैं, उससे पहले हमें एक वैलिडेशन मिल जाता है। तो डेटा वैलिडेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? डेटा वैलिडेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमें पता चल जाए जो डेटा है हमारा कुछ इनवैलिड तो नहीं है, उसमें कुछ गलत-वलत चीज़ें तो नहीं है। तो ये क्या करता है? इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी को इंश्योर कर रहा है यहाँ पर। तो benefit of using Mongoose when inserting a MongoDB is its built-in support for data types automatic validation. तो बहुत अच्छा बेनिफिट क्या है Mongoose को यूज करने का? पहली बात तो सारे डेटा टाइप्स को वो बिल्ड इन सपोर्ट करता है, हमें एक्सप्लिसिटली कुछ डेटा टाइप को बताना नहीं पड़ता है, डायनेमिक सपोर्ट है इसका, और ऑटोमेटिक वैलिडेशन है, वैलिडेशन हमें मिल जाता है जिससे डेटा इंटीग्रिटी हमारी बनी रहती है। तो Mongoose validator are easy to configure. When defining the schema, specific validator need to be configured. तो बहुत easily हम इसे configured कर सकते हैं। जब हम define कर रहे हैं किसी schema को, तो वहीं हम उसे जो भी हमारा validator है, हम उसे specify कर सकते हैं। The models. To use our schema definition, we need to wrap up the schema into a model object. अगर हमें कोई schema की definition को use करना है, तो हमें अपने schema को एक मॉडल में रैप अप करना होगा। अगर हमें उसके साथ काम करना है, तो हमें क्या करना होगा? एक मॉडल में उसे रैप अप करना होगा। तो मॉडल क्या प्रोवाइड करता है? एक ऑब्जेक्ट। तो मॉडल प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्ट व्हिच प्रोवाइड एक्सेस टू क्वेरी डॉक्यूमेंट इन अ नेम्ड कलेक्शन। तो ये क्या कर रहा है? हमें एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो स्कीमास आर कंपाइल्ड इनटू मॉडल यूजिंग मॉडल, और एक हमने यहाँ पर फंक्शन का सिंबल डाला, देन मेथड। तो मॉडल्स को कैसे यूज करते हैं हम इस कमांड की हेल्प से? तो इसका सिंटेक्स क्या है? कांस्टेंट मॉडल इज इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल नेम स्कीमा। Okay, thank you. That's it for the today's video. The notes will be provided in the description, so go and check there.